सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम करें यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन है हमारी कहानियों से संबंधित। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? तो प्रतिध्वनि है, छाया है, इंद्रजाल है, जबकि गलफ मंजरी नहीं है। गलफ मंजरी किसका है? तो गलफ मंजरी है, ये कहानी संग्रह सुदर्शन जी का है। किसका है? सुदर्शन जी का। और जो आपका प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल, ये सभी तीनों काव्य संग्रह हैं प्रसाद जी के। देख लेते हैं इसका रचनाकाल। प्रतिध्वनि है, ये सन 1926 का कहानी संग्रह है। छाया सन 1912 का कहानी संग्रह है और इंद्रजाल सन 1937 का काव्य कहानी संग्रह है। इसके बाद में है, प्रसाद जी की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? आपसे पूछा गया है जो प्रसाद जी की जो गुंडा कहानी है, इसमें भारत के इतिहास का कौन सा युग है जिसका चित्रण हुआ है? तो वो है ईस्ट इंडिया का युग। किस युग की बात कही गई है? ईस्ट इंडिया युग की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है ग्राम, जो सन 1911 की है। तानसेन सन 1912 है। रसिया बालम सन 1912 है। इन कहानियों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं ग्राम, जो सन 1911, तानसेन 1912, रसिया बालम 1912। इसके ऊपर किस शैली का प्रभाव है? तो वो है बांग्ला कथा शैली का। किसका है? बांग्ला कथा शैली का। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है? तो वो कहानी है इनकी मधुलिका। कौन सी है? मधुलिका। अगला क्वेश्चन है, जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता, किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है। प्रसाद ने किस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है? तो किस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है? तो यह है बंजारा कहानी। बंजारा कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता है, किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है। ये बंजारा कहानी से लिया गया कथन है। देवव्रत कहानी में कहानीकार ने किसका यथार्थ चित्रण किया है? आपसे पूछा गया जो देवव्रत कहानी है, इसमें कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी ने किसका यथार्थ चित्रण किया है? तो वो है बौद्ध धर्म और विकृत वज्रयानी रूप का। किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म का वर्णन है और विकृत जो वज्रयानी रूप है उसका वर्णन है। अगला है, देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसकी मनोव्यथा और किसकी धूर्तता पर को उजागर किया है? देवदासी जो कहानी है उसमें कहानीकार ने जयशंकर प्रसाद जी ने किसकी मनोव्यथा का वर्णन किया है और किसकी धूर्तता का वर्णन किया है? तो इन्होंने देवदासियों की मनोव्यथा का वर्णन किया है और जो पंडित पुजारी हैं उनकी धूर्तता का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है? तो वो है कौन? आपके सुदर्शन जी। सुदर्शन साहब हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में का विषय है उसमें जीवन की जो ज्वलंत समस्याएं होती हैं उनका विषय बनाया है। किसका? कहानियों का। ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी आए हैं यहाँ पे। इनका जन्म सन 1900 है। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म है 1889 और सुदर्शन जी का जन्म है सन 1896। ठीक है। अगला है, चतुरसेन शास्त्री की कहानी है कौन सी? दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसका हिंदी रूपांतर है? आपसे पूछा गया है जो चतुरसेन शास्त्री की कहानी है कौन सी? दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, इसका हिंदी रूपांतर क्या है? तो ये किसका हिंदी रूपांतर है? तो ये है शैलिस्मा बेगम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चतुरसेन शास्त्री जी आए हैं, इनका जन्म वर्ष आपको याद होना चाहिए। 1891 है चतुरसेन शास्त्री का जन्म वर्ष। अगला है, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और ज्वालादत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियां लिखने में सिद्धहस्त थे? कौन? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, जिनका जन्म है सन 1899। ठीक है।
कब का है? सन 1899। और ज्वाला दत्त शर्मा जी का जन्म है सन 1888 का। ठीक है। दोनों ही जो कहानीकार हैं इन्होंने किस प्रकार की कहानी लिखने में ये सिद्धहस्त थे? तो ये थे कथानक प्रधान कहानी लिखने में। ये कथानक को प्रधान करके फिर कहानियां लिखते थे। कौन? विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, जिनका जन्म 1899, और ज्वाला दत्त शर्मा जी, ये 1888 है इनका जन्म वर्ष। अगला है कवित्व पूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है किसमें? कवित्व पूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान किसमें है? तो वो है आपके किसमें? राय कृष्णदास जी की कहानियों में। किसमें है? राय कृष्णदास जी की कहानियों में है कवित्व पूर्ण वातावरण और नाटकीयता। ठीक है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म सन 1891 है, और राय कृष्णदास जी का जन्म है सन 1892, और सुदर्शन जी का जन्म है सन 1896। ठीक है, 1896। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजित पर आधारित है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो वो है दोजख की आग। किसकी है? दोजख की आग है। और ये किसकी रचना है? तो ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना। यहाँ पे आया है दो चिड़िया। दो चिड़िया किसका है? तो ये कहानी संग्रह किसका? ये कहानी है जैनेन्द्र जी की सन 1935 में। जैनेन्द्र जी की कहानियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहानी संग्रह। ये कर्म लगाओ में भी आती हैं। किस में आती हैं? कर्म लगाओ में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे जो जैनेन्द्र जी की कहानी संग्रह है वो हम बता देते हैं आपको। किसकी? जैनेन्द्र जी की कहानी संग्रह। इसमें देखिए जो इनका फांसी है ये सन 1929 का है। उसके बाद में है इनका वातायन। क्या है? वातायन, जो सन 1930 का है। ठीक है, उसके बाद में आता है इनका नीलम देश की राजकन्या। क्या है? नीलम देश की राजकन्या, और ये कब का है? सन 1933 का है। उसके बाद में है आपका एक रात है इनकी सन 1934, और उसके बाद में है इनका दो चिड़िया जो यहाँ पे आया है। ये दो चिड़िया है सन 1935, और उसके बाद में है इनकी दौर बच गई। कहानी संग्रह कौन से? एक तो पाजेब, कौन सी है? पाजेब, जो सन 1942 की है। और अगली है इनकी जय संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है। ये है इनका सन 1949 का। कब का है? सन 1949, 1949 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए जैनेन्द्र जी की आप कहानियों को भूलेंगे नहीं। कहानी संग्रह इनका कर्म लगाओ में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी कहानियों में किसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है? आपसे पूछा है जो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं इन्होंने अपनी कहानियों में किसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है? राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति, सामाजिक रूढ़ियों के प्रति, राष्ट्र की हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों के प्रति, उपरोक्त सभी के प्रति। तो ये चारों ही कथन आपके बिल्कुल ठीक हैं, तीनों ही कथन। उत्तर आएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण के कहानीकार कौन है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से जो कहानीकार हैं उनमें आदर्शवादी दृष्टिकोण के कहानीकार कौन है? तो वो है चंडी प्रसाद हृदयेश जी। कौन है? चंडी प्रसाद हृदयेश जी। यहाँ पे ईला चंद्र जोशी आए, इनके जन्म काफी बार पूछे जाते हैं। इनका जन्म है 1903। सुदर्शन जी का जन्म है सन 1896, और चंडी प्रसाद हृदयेश जी का जन्म है सन 1934। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी की विषय वस्तु क्या है? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ईदगाह कहानी की को लिखने वाले थे प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। और मुंशी 1880 है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वर्ष। ईदगाह कहानी की विषय वस्तु क्या है? किस पर आधारित है? तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, किसके ऊपर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? तो इसमें गरीबी है समाज के अंदर, उसका बहुत ही भारी मार्मिक चित्रण किया गया है। हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतने ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी न हो। ईदगाह कहानी में कथन किस मनोवृत्ति का प्रचारक है? ये पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार, पुलिस और उसकी अराजकता, ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। क्या है? पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस और उसकी अराजकता है उसके प्रति ये कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि बच्चों के माध्यम से बताया जाता है। जो मोहसन है वो कहता है कि मेरे मामा जी का घर जल गया, लेकिन मेरे मामा जी को मिलते 50 रुपये हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से इतने पैसे लेके आते हैं। लेकिन बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं कि देखिए उनका घर है वो जलकर राख हो गया,
फिर पता नहीं कहाँ से 100 रुपये उधार लाए और फिर बर्तन भांडे लेकर आए थे। इस प्रकार से बच्चे भी बातें करते हैं। यहाँ पर जो अराजकता है पुलिस की और जो भ्रष्टाचार है, जो 50 रुपये कमाते हैं लेकिन 50 रुपये उनकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन 50 रुपये 100 रुपये वो ऊपर के कमा लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ये कविता, सॉरी ये कहानी। और इसके ऊपर, इसमें बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित होते हुए भी गरीबी के ऊपर भी है ये। और यहाँ पे देखिए जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे कि रिश्वतखोरी, तो यहाँ पे रिश्वत की भी बात की गई है, लेकिन इसमें किस गंभीर समस्या को वर्णन किया गया तो यहाँ पे गरीबी, क्योंकि अमीना थी वो बहुत ही गरीब थी। हामिद को वो 3 पैसे देती है और उससे भी हामिद उसके लिए चिमटा ले आता है। तब वह डांट मारती है कि तुम चिमटा क्यों लेके आए। तो बच्चे ने बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हल्की आवाज में कहा, तुम खाना बनाती थी, रोटी बनाती थी, तब तुम्हारे हाथ जल जाते थे, इसलिए मैं ये चिमटा लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है प्रेमचंद जी की, बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। और बूढ़ी अमीना थी वो बच्ची बन गई और हामिद था वो बूढ़ा हामिद बन गया और उसकी गोद में सिर रख के वो रोने लगी। ठीक है, इस प्रकार की कहानी है ये, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगला है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी का उद्देश्य क्या है? भारत पाक युद्ध का वर्णन है, देश प्रेम का वर्णन है, प्रेमी प्रेमिका का वर्णन है, गरीब कैदी की स्थिति का वर्णन है। तो इसमें प्रेमी जो प्रेमिका है उनका वर्णन है। दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का अनमोल रतन सन 1907 में सोजे वतन जो उर्दू में जो काव्य संग्रह था प्रेमचंद जी का उसमें प्रकाशित हुआ था। लेकिन सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार के द्वारा भयभीत होने के कारण उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें देश के प्रति लोगों में रुझान, देश के प्रति स्वाधीनता के लिए लड़ने और मर मिटने के लिए कहानियां लिखने लगे थे प्रेमचंद जी। तो उनके सोजे वतन को इन्होंने, उनकी 300 प्रतियां थी जिनको जलाकर राख कर दिया। दुनिया के अनमोल रतन कहानी में अनमोल रतन माना गया है कैदी के आंसू, सती की राख, फकीर के वचन को, देश की रक्षा में गिरे हुए सैनिक के खून को। तो ये आएगा आपका डी ऑप्शन। पहले जब दुनिया के अनमोल रतन में दिल फरेब है वो दिल फिगार से कहती है, दिल फरेब यहाँ पे स्त्री है जो प्रेमिका है और दिल फिगार यहाँ पे प्रेमी है। तो दिल फरेब है वो दिल फिगार से कहती है कि तुम दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेके आओ तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। तो दिल फरेब है, दिल फिगार है वो जाता है और सबसे पहले लेके आता है कैदी के आंसू। आपसे क्रम लगाओ में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बार लेके आता है वे सती की राख, तीसरी बार मिलता है उसको फकीर और बोलता है कि तुम पश्चिमी देश में जाओ और वहाँ पे जाके देखो। तो वहाँ पे वो जाता है, जब वो मरने के लिए तैयार हो जाता है, दूसरे वो सती की राख लाने के बाद में दिल फिगार है वो हार मान लेता है और मरने के लिए एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर कूदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एक वृद्ध आता है, फकीर आता है और वो उसको बोलता है कि तुम पश्चिम देश में जाओ और वहाँ पर जाओ। वहाँ पर देखता है कि वहाँ पे एक सिपाही है जो मरने के लिए तैयार है, लेकिन जो दिल फिगार है वो उसके ऊपर घाव के ऊपर मरहम लगाता है, लेकिन कहता है कि नहीं, मेरे घाव के ऊपर मरहम मत लगाओ, मुझे मरने दो। आज तुम जिस दिन आए हो तब मेरे लिए मेरी देश की धरती है वो बिल्कुल भी नहीं बची है। मैं तुम्हें कहाँ पर बैठाऊं और किस प्रकार से तुम्हारा आदर सत्कार करूं। वो आखिरी बूंद जो कतरा है खून का वो लेकर जब दिल फरेब के दरबार में जाता है तो दिल फरेब ने एक पट्टी निकाली जिसके ऊपर लिखा था कि देश के लिए जो आखिरी कतरा गिरे वो होता है दुनिया का अनमोल रतन। और इस प्रकार से दिल फिगार है वो अपने प्रेम के, जो उनकी प्रेमिका ने जो उनसे जो मांगा था वो लाकर उन्होंने दे दिया और हंसी खुशी वहाँ पे नाच गाने वगैरह होने लगे और उनकी शादी हो गई। ये है आपका कौन सा? दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी। तो देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून का जो आखिरी कतरा है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया है? तो जो आकाशदीप कहानी है उसमें कहानीकार ने किसका सबसे सुंदर सामंजस्य किया है? तो इतिहास और कल्पना का किया है। किसका किया है? इतिहास और कल्पना का। अगला है बुद्धगुप्त व चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो ये है आकाशदीप कहानी के पात्र। बुद्धगुप्त और चंपा हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर्षित हैं, लेकिन इनको जब चंपा को पता चलता है कि चंपा को ये एहसास होता है कि मेरे पिता की मौत के पीछे बुद्धगुप्त का हाथ है, लेकिन जब बाद में इन्हें दोनों को ये पता चलता है कि जो दस्यु हैं वो उनकी पिता के मृत्यु का कारण है, तो उनका आपसी प्रेम हो जाता है। फिर उसके बाद में चंपा है वो उनकी शादी भी हो जाती है बुद्धगुप्त से, लेकिन चंपा है वो जो
द्वीपवासी हैं उनके रक्षार्थ के लिए वो वहीं पर रुक जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है आकाशदीप, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द्वीपवासियों की सेवा के लिए अपना जीवन है वो लगाना चाहता है? तो वो है इनकी चंपा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो मणिभद्र है ये किसको बंदी बनाता है? तो चंपा को भी बनाता है और बुधगुप्त को भी बनाता है। और चंपा के पिता की हत्या भी कौन करते हैं? ये मणिभद्र दस्यु लोग हैं वो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? आपसे पूछा है जो आकाशदीप कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है? तो देखिए ये भाव प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? भाव प्रधान कहानी। आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक को क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसमें मिलती है समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करना। सर्वस्व त्याग करना क्यों? क्योंकि चंपा है वो राष्ट्र वहाँ पे जो द्वीपवासी हैं उनकी रक्षा के लिए अपने प्रेम का भी त्याग कर देती है। प्रेम कौन? उनका बुधगुप्त का भी वो त्याग कर देती है और अकेली रहकर वो वहाँ पे द्वीपवासियों की सेवा में लगी रहना चाहती है। तो वो है समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग कर देना। अगला है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना, गरीब असहायों की सेवा करना और करने जैसी भावना को जगाना। तो ये उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना वो बुधगुप्त चाहता है, चंपा के हृदय में विश्वास की भावना जगाना और बिना सोचे समझे किसी से घृणा करना, क्योंकि जो चंपा थे वो बिना सोचे समझे ही बुधगुप्त से घृणा करने लगी थी, और गरीब असहायों की सेवा जैसी भावना को जगाना, क्योंकि गरीब असहाय कौन थे? द्वीपवासी, और वहाँ पे चंपा है वो रुक जाती है उनकी सहायता के लिए। तो उपरोक्त सभी है वो आकाशदीप कहानी के उद्देश्य से संबंधित आते हैं। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो प्रगतिवादी कथाकार हैं? जो प्रगतिवादी कथाकार हैं वो हैं यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी। ठीक है, यशपाल जी का जन्म सन 1903, प्रेमचंद जी का जन्म 1880, प्रसाद जी का जन्म 1889, चतुर्सेन शास्त्री का जन्म है 1891। ठीक है, इनके क्रम लगाव में भी पूछे जाते हैं, जो इनका जन्म वर्ष है वो, तो इनको भी आप याद रखेंगे। यशपाल द्वारा रचित सन 1934 से 1938 के मध्य जो जेल में लिखी गई जो कहानियां हैं वो किस संग्रह में संकलित हैं? तो वो है पिंजरे की उड़ान में, और ये पिंजरे की उड़ान इनका सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यशपाल जी की जो 1934 से लेकर 1938 के मध्य जो जेल में लिखी गई जो कहानियां हैं वो किस में संग्रहित हैं? तो वो है पिंजरे की उड़ान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जबकि आज्ञे जी, इलाचंद्र जोशी जी, जैनेन्द्र आज्ञे जी का जन्म सन 1911, इलाचंद्र जोशी का जन्म सन 1903 और जैनेन्द्र जी का जन्म सन 1905, ये तीनों ही कहानीकार मनोविश्लेषणवादी कहानी लिखने वाले थे। जबकि जयशंकर प्रसाद हैं ये इनका जन्म है सन 1889 और इन्होंने मनोविश्लेषणवादी कहानी नहीं लिखी थी। अगले हैं, प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नहीं है? आपसे पूछा है प्रगतिवादी जो परंपरा है उनमें से कौन सा लेखक है जो नहीं है? तो वो है जैनेन्द्र जी, क्योंकि जैनेन्द्र जी किस प्रकार के थे? ये थे मनोविश्लेषणवादी लेखक। अमृत राय, यशपाल और मनमथ नाथ जी ये सभी क्या है? प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार हैं। ठीक है, तो अमृत राय का जन्म 1921, यशपाल जी का जन्म 1903 और जो मनमथ नाथ हैं इनका जन्म है सन 1908 और जैनेन्द्र जी का जन्म सन 1905 है। साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किसने किया है? क्या है? साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किसने किया है? तो वो है यशपाल जी। ठीक है, कौन है? यशपाल जी। अगला है, कहानी संग्रह वातायन, फांसी, स्पर्धा किसके द्वारा रचित है? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फांसी, वातायन है इनका सन 1930, फांसी है इनका 1929 और ये दोनों ही कहानी संग्रह किसके? यशपाल जी के, जैनेन्द्र जी के। किसके हैं? जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942 और जय संधि 1949 है। ठीक है, जैनेन्द्र ने अपनी पहली कहानी खेल किस में प्रकाशित करवाई थी? तो देखिए जो विशाल भारत है इसमें प्रकाशित करवाई थी। किस में? विशाल भारत में। और जो खेल कहानी है इनकी सन 1937 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1937 में।
अगला है ईलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? आपसे पूछा है जो ईलाचंद्र जोशी हैं ये किस प्रकार के कहानीकार हैं? तो ये है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार। कौन कौन है? ईलाचंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी हैं, आज्ञा जी हैं और जैनेन्द्र जी हैं। ठीक है। ईलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किस पर बल दिया है? व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है ईलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में। अगला निम्न में से जैनेन्द्र की उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक अध्यात्म का दर्शन होता है। आपसे पूछा है कि जैनेन्द्र जी की कौन सी कहानी है जिसमें प्रतीकात्मक अध्यात्म का चिंतन होता है, दर्शन होता है? तो वो है नीलम देश की राजकन्या जो सन 1933 की है। पाजेब इनका 1942 का है। और जो मास्टर साहब है ये उपन्यास है किसका? महाश्वेता देवी का। किसका है? महाश्वेता देवी का। और जो महाश्वेता जी हैं इन्हें सन 1996 में, आपने पढ़ा होगा तो कहीं पे, 1996 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था महाश्वेता जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की संख्याओं और समस्याओं का विश्लेषण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की जो शंकाएं हैं और जो समस्याएं हैं उनका विश्लेषण करती है? तो जाह्नवी भी है, फांसी भी है, दो चिड़िया भी है। ये सभी कहानियां किसकी हैं? ये सभी कहानियां हैं जैनेन्द्र जी की। और ये जो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है उस पर जो मन की शंकाएं होती हैं और समस्याएं होती हैं उनका विश्लेषण करती है। जाह्नवी है जो सन 1955 की है, फांसी है ये 1929 है, और जो दो चिड़िया हैं ये सन 1935 है। ठीक है। क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा, इसकी प्रेम कहानी कौन सी है? आपसे पूछा है जो क्रांतिकारी शमशेर है, कौन है? क्रांतिकारी का नाम है शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी का नाम है जुलेखा। इनकी जो प्रेम कहानी है वो किस कहानी में है? तो ये है फांसी कहानी में जो सन 1929 की है जैनेन्द्र जी की। ठीक है। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने माना है? आपसे पूछा है कि जैनेन्द्र हैं इनको मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार मानने वाले कौन है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में कौन है? अपना अपना भाग्य जो कहानी है उसके केंद्र में कौन है? तो उसके केंद्र में है बालक। कौन है? बालक। अपना अपना भाग्य कहानी है ये सन 1931 की है। किसकी है? 1931 की। अपना अपना भाग्य कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो ये किया गया है किस पर? बुद्धिजीवी वर्ग पर। अपना अपना कहानी है, अपना अपना जो भाग्य कहानी है उसमें किस पर व्यंग्य किया गया है? तो बुद्धिजीवी वर्ग पर किया गया है। अपना जो भाग्य है कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है गरीब समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना है। ठीक है। इसका जो अपना अपना भाग्य कहानी है इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें समाज में जो गरीब और लाचार बालक हैं उनके शोषण को दिखाया गया है। अगला है गैंग्रीन कहानी में मालती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या है? गैंग्रीन जो कहानी है उसमें मालती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मालती कहानी की गौण पात्र है, यह यंत्रवत जीवन जीती है, उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है, उसने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया है। तो देखिए मालती कहानी की गौण पात्र है, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मालती है वो कहानी की गौण पात्र नहीं है, वो तो कहानी की प्रधान पात्र है। क्या है? प्रधान पात्र है। यह यंत्रवत जीवन जीती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है, ये भी सही है। उसने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया है, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। जबकि गलत आपसे पूछा है तो आएगा मालती कहानी की गौण पात्र है। ठीक है। मालती कहानी है इसके अंतर्गत इसमें जो गैंग्रीन है इसका प्रकाशन वर्ष जो पहले हुआ था वो रोज नाम से हुआ था। जो विफतगा का पहला संस्करण था उसमें रोज नाम से हुआ था। फिर जो विफतगा जो है उसका जो 5वां संस्करण आया था सन 1990 में, तब ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। पहले किस नाम से प्रकाशित थी? रोज नाम से प्रकाशित थी। अगला है गैंग्रीन कहानी किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है? मालती के जीवन की जड़ता, मालती का शोषण, मालती का अनुचित व्यवहार, मालती का स्वयं को महत्व देना। तो इसमें है मालती के जीवन की जड़ता को
देखकर लिखी गई कहानी है। गैंग्रीन किस कहानी किसको केंद्र में रखकर, तो मालती की जो जीवन की जड़ता है उससे, क्योंकि जब बच्चा भी नीचे गिर जाता है तब वह कहती है कि इसकी तो आदत है रोज रोज गिरकर मार खाना और ये ऐसे ही रोता रहता है। तब कवि है जो वहां पे बैठा हुआ है, जो रिश्ते में उसका दूर का नाते का भाई लगता है, कहता है कि देखो ऐसी माँ, कठोर हृदय माँ, हे माँ तुम्हें क्या हो गया है, तुम तुम्हारे बच्चे के प्रति भी इतना भाव जागृत नहीं कर रही हो। जब उसके पिता उसको बोलते थे पढ़ने के लिए, एक बुक उसके पिताजी ने उनको लाके दी, तब उनको बोला कि 20 पेज रोजाना पढ़ के तुम इसको मुझे सुनाओगी। जब पिता ने पूछा कि पुस्तक कहाँ है, तो बोली कि मैंने रोज 20 पेज फाड़ के उसके डाल दिए। हंसी की बात है, और वही बच्ची आज एक उसके पति ने उनको आम ला कर दिए हैं और उस पॉलीथीन के ऊपर जो अखबार का छोटा सा टुकड़ा है उसको वो बड़े ध्यान से पढ़ रही है। तो ये है जड़ता, मालती की जीवन की जड़ता। गैंग्रीन कहानी की विषय वस्तु का आधार क्या है? आर्थिक विपन्नता, सांप्रदायिक दंगे, नारी का यंत्रवत जीवन और बाल मनोविज्ञान। तो इसमें है नारी का यंत्रवत जीवन। नारी का यंत्रवत जीवन कहानी गैंग्रीन में आज के युग में भी देखें तो सुबह उठते ही महिलाओं का काम क्या है, उनके पति ऑफिस में जाते हैं तो उनका टिफिन तैयार कर दो, बच्चों के तैयार कर दो, फिर अपना कर लो, फिर सारा दिन वही काम, कभी वो करना है कभी वो करना है, यंत्रवत मशीन की तरह लगी रहती हैं। सभी के पास छुट्टियां होती हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि औरत के पास तो वो छुट्टी भी नहीं होती है, 365 के 365 दिन वो काम करती है। तो इसमें ये कहानी है, ये कुछ हम लोगों से भी जुड़ी हुई लगती है। नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है? आपसे पूछा है कि जो नई कहानी की शुरुआत है वो किस लेखक की कहानी से होती है, तो वो होती है निर्मल वर्मा जी की कहानी से। नई कहानी है, देखिए आपको ये याद होना चाहिए, नई कहानी निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर से संबंधित है। सचेतन कहानी है उसके प्रवर्तक डॉक्टर मही सिंह हैं और समांतर कहानी के कमलेश्वर हैं। समकालीन कहानी के डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। ए कहानी के नामवर सिंह और निर्मल वर्मा जी हैं। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे क्योंकि मिलान के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, समकालीन कहानी, ए कहानी, इन सभी के प्रवर्तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो यहाँ पे आएगा बदलते जो सामाजिक परिवेश हैं उनके चित्रण में इनका रिश्तों में चित्रण हुआ है। नई कहानी की प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका रही है? आपसे पूछा है कि जो नई कहानी है उसकी प्रतिष्ठा दिलाने में संपादकीय भूमिका में अधिक उल्लेखनीय कौन है? तो भैरव प्रसाद गुप्त जी। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी। अगला क्वेश्चन है, आज हम 70 तक क्वेश्चन करेंगे। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह। समांतर कहानी के आंदोलन के प्रवर्तकर्ता कौन है? कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका के माध्यम से हुआ था? तो सारिका पत्रिका के माध्यम से। सारिका पत्रिका थी, ये सन 1930 में बनारस से निकली थी, मासिक पत्रिका थी। इंदु मासिक पत्रिका 1883 लाहौर से निकली थी। नहीं, इंदु 1909 की है, गलत है ये। फिर है निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी के पात्र नहीं है। लाल मोहर, लसनवा, पलटदास और सेवाराम। तो सेवाराम नहीं है, जबकि लाल मोहर, लहसनवा, पलटदास ये तीनों ही जो तीसरी कसम है, मारे गए गुल्फा, उसमें मेन पात्र कौन है? याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो मेन पात्र हैं उसके दोस्त थे ये तीनों ही। ठीक है। तीसरी किस्म कहानी है, उसका केंद्रीय विषय क्या है? राजनीति, नैतिकता, विभाजन और प्रेम। तो इसमें प्रेम है। तीसरी कसम कहानी में हीरामन, देखिए हीरामन में कौन सी कसम नहीं खाई थी? चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा, बास की लदनी नहीं करेगा, दोस्तों को उधार नहीं देगा। तो ये कसम नहीं खाई थी उसने। जबकि पहली कसम खाई थी उसने कौन सी? कि पहली कसम खाई थी उसने चोर बाजारी का सामान नहीं ढोएगा। दूसरी
कसम खाई थी उसने बांस की लदनी नहीं करेगा, और तीसरी कसम खाई थी कि कंपनी की औरत की लदनी कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो हीराबाई है। हीराबाई थी वो, जो लेडीज थी, और हीरामन था, जो दोनों में आपस में उनमें प्रेम हो जाता है। तब वो लास्ट में जब वो चलती है तब वो बोलती है कि तुम्हारी जो वो थी उसको कौन उठा ले गया। वो एक कहानी बताते हैं बीच में, तो अभी मेरे ध्यान से परे है वो कहानी। तो इसमें वो कहते हैं एक दूसरे से प्रेम की बातें तो वो करते नहीं हैं, लेकिन मन में उनके एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में आ सकती है। इस कहानी की मूल संवेदना प्रेम है, बिल्कुल ठीक है। यह एक आंचलिक कहानी है, ठीक है। इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा और सारगर्भित है, यही गलत है, क्योंकि इस कहानी का कथानक है वो बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है। इस कहानी की शैली किस्सा गोई शैली में रचित है, बिल्कुल ठीक है। अगला है, लाल पान की बेगम कहानी की प्रतिक्रियावादी स्त्री कौन है। चंपिया, मखनी बुआ, बिरजू की माँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है बिरजू की माँ। कौन है, बिरजू की माँ। ठीक है, आज हम 80 तक ही करेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।